स्वागत है बच्चों आप सभी का अपने YouTube चैनल एडुकेट एकेडमी में। मैं गौतम सर और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास 12th वाले बच्चों के लिए। तो क्लास 12th वाले बच्चों को आज जो हम पढ़ाएंगे वो हमारा क्या है, टॉपिक का नेम जो हमारा है बच्चे वो है हमारा तो क्लास 12th के लिए जो हमारा जो है पोल साइंस से जो हमने लिया है चैप्टर, जो हमारा 5th चैप्टर है कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, है ना, समकालीन दक्षिण एशिया। इस दक्षिण एशिया के अंदर हम ये जानेंगे हाउ मैनी द कंट्रीज इन दिस कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। सो विच ऑफ द कंट्रीज इन्वॉल्व इन द साउथ एशिया, इट इज़ ऑल्सो नोन एज द सार्क। इसको हम क्या कहते हैं, सार्क कहते हैं। इसी को हिंदी में हम क्या कहते हैं, दक्षेस कहते हैं। क्या कहते हैं, दक्षेस। तो अगर आप देखिएगा तो ये जो हमारा फ्लैग दिख रहा है बेटा आपको, जो ये पॉइंट आउट हो रहा है ये आपका फ्लैग, तो ये सारे फ्लैग किसके जो हैं, मेंबर ऑफ साउथ एशिया के हैं। तो हम नीचे देखें, सबसे पहला जो हमारा नीचे से अगर हम देखते हैं तो वो क्या हमारा बांग्लादेश का, फिर उसके बाद हमारा क्या बेटा श्रीलंका का है, फिर किसका है, हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान का है, फिर हमारा क्या भारत का, फिर क्या है नेपाल का। इस तरीके से ये सारे देश क्या हैं बेटा, दक्षिण एशिया के देश हैं। तो आखिर हम इस चैप्टर को पढ़ क्यों रहे हैं, वाई डू वी स्टडी द कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया। इसका रीज़न ये है कि साउथ एशिया के अंदर जितने भी जो देश हैं सबके अंदर एक जैसी जो पॉलिटिकल सिस्टम है, सेम पॉलिटिकल सिस्टम यहाँ पे नहीं है, मतलब एक जैसी राजनीतिक व्यवस्था नहीं है। तो नहीं है तो क्या है वो जानेंगे, क्योंकि आपको पता है जब एक घर में 5 भाई होते हैं, हर एक किसी की चॉइस क्या होती है, अलग होती है। तो वैसे ही दक्षिण एशिया में जितने भी देश रह रहे हैं सभी के क्या है, अलग अलग पॉलिटिकल सिस्टम है। तो अगर हम बात करें एक एक करके, अगर मैं आपको इंडिविजुअली अगर मैं बता दूं, किसी में लोकतंत्र है तो किसी में राजतंत्र है, किसी में राजतंत्र लोकतंत्र सही है, सब चीज़ है, लेकिन उसके अंदर समस्या दूसरी है। तो क्या, जैसे कि श्रीलंका के अंदर जातीय संघर्ष। तो मतलब दक्षिण एशिया का अगर हम देखते हैं कि ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा। तो इसके अंदर हमें कई ऐसे जो देश है जिसके बीच में क्या हुआ है, नदी को लेकर भी विभाजन हुआ है, मतलब कि रिवर्स को लेकर भी पानी का डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि हमने आपको एक पढ़ा भी होगा आप सभी ने, इंडस वाटर ट्रीटी, सिंधु जल समझौता, 2 देशों के बीच में, कि उसके बीच में हुआ पाकिस्तान और हमारा भारत के बीच में 1960s के बीच में। तो पानी का डिवीज़न कर दिया गया। ऐसे ही फिर जातीय संघर्ष श्रीलंका से संबंधित है। तो ऐसे ही कुछ पॉइंट के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए हम जानते हैं। तो ये जो हमारी जो फ़ोटो थी बेटा, पहले इसके बारे में ही हम जान लेते हैं कि फ़ोटो क्या क्या रही है हमारी और क्या क्या है। येगनी डेलोक्रो ने 1830 में एक पेंटिंग बनाई थी। इसका शीर्षक क्या था, लिबर्टी लीडिंग द पीपल्स। क्या है, लिबर्टी लीडिंग द पीपल्स। लिबर्टी मतलब क्या होता है, आज़ादी। लीडिंग द पीपल्स मतलब आज़ादी के लिए लोग जो आवाज़ उठाते हैं। तो इसी को पेंटिंग में स्वतंत्रता की देवी को जनता की अगुवाई करते हुए चित्रित किया गया, मतलब जो लेडीज़ है वो क्या दिखाया गया है, स्वतंत्रता की देवी, मतलब लिबर्टी, मतलब आज़ादी चाहती। तो दक्षिण एशिया के देशों के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या थी, पहले आज़ादी की। क्या थी, आज़ादी की, मतलब इंडिपेंडेंट होना था। क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंट्रीज साउथ एशिया दे आर दी अंडर कंट्रोल ऑफ द सुपर पावर। क्या थी वो, सुपर पावर के अंडर में थी। इस कंडीशन को देखते हुए क्या हुआ, मोस्ट ऑफ जो कंट्रीज थी साउथ एशिया की, उन्होंने दे हैव टू डिसाइडेड दैट कि वी विल रिलीव फ्रॉम द सुपर पावर, हम क्या होंगे, महाशक्तियों से अलग हो जाएंगे। तो भाई उन्होंने बहुत कोशिश भी की और अब इन्होंने ये इस हद तक हुए, और जो कि मोस्टली अब आज आप देखोगे दक्षिण एशिया के अंदर मोस्टली देश आज क्या है, इंडिपेंडेंट है। क्या है, इंडिपेंडेंट है या नहीं है। जैसे हम अपने भारत की बात करें, 1947 में हमें अंग्रेजों से आज़ादी मिली, 48 में श्रीलंका को मिली, ठीक है, और 47 में पाकिस्तान को भी मिली, 1971 में बांग्लादेश को मिली, नेपाल को 2008 में मिली। इस तरीके से हमने अलग अलग चीज़ों के बारे में जाना, अलग अलग देशों को आज़ादी। तो मेन समस्या क्या थी, आज़ादी को लेकर। जब आज़ादी मिल गई तो फिर समस्या क्या आई, देश की अंदरूनी समस्या, मतलब मेन इंटरनल। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। दक्षिण एशिया है क्या, व्हाट इज साउथ एशिया। साउथ एशिया क्या है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, SAARC बोलते हैं, SAARC।
साउथ एशिया एसोसिएशन रीजनल कॉर्पोरेशन, दक्षिण एशियाई संधि संगठन, ठीक है। अब बोला गया इसके अंदर दक्षिण एशिया के अंदर मोस्ट ऑफ जो जितने भी देश हैं बेटा हमारे, कौन कौन सी कंट्रीज़ है, बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका को इंगित करने के लिए दक्षिण एशिया पद का व्यवहार। तो दक्षिण एशिया किसके लिए यूज़ किया गया है? फॉर दीज कंट्रीज, मतलब कि इन देशों के लिए ही दक्षिण एशिया का प्रयोग किया गया है। बोलते हैं इसकी क्या क्या विशेषता है, फीचर्स क्या हैं इन दक्षिण एशिया की। बोलते हैं नॉर्थ में, मतलब बहुत जो दक्षिण एशिया के नॉर्थ साइड में उत्तर दिशा में क्या है, बहुत बड़ा हिमालय पर्वत है। दूसरा, दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर, आपको पता दक्षिण एशिया के नीचे क्या है, हिंद महासागर। और पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी है। दैट इज द फीचर्स ऑफ, किसका है फीचर्स, द साउथ एशिया, ठीक है। तो हम नॉर्मली बता सकते हैं जो हमारा नॉर्थ में क्या है, हमारा हिमालय पर्वत है, और हमारा पश्चिम में क्या है भाई, पश्चिम में हमारा क्या है, अरब सागर वेस्टर्न साइड, और पूरब में हमारा क्या है, बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में क्या है हमारा, हिंद महासागर, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है, यहाँ की जो भौगोलिक विशेषता, उप महाद्वीपों की भाषाएं, और सबसे चीज़ें आप क्या देखोगे, दक्षिण एशिया ही एक ऐसा देश जो एक ऐसा ग्रुप है और ऐसा कॉन्टिनेंट है, जगह है, जो प्लेस है जहाँ पर कि डाइवर्सिटीज सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी आपको। डिफरेंट टाइप्स ऑफ द रिलीजन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ द पीपल्स बिलोंग्स टू द डिफरेंट कम्युनिटी, दे स्पीक द डिफरेंट लैंग्वेज, अलग अलग भाषा, धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं दक्षिण एशिया में सबसे ज़्यादा। इतने कहीं भी नहीं जितने कि दक्षिण एशिया में है। बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, ठीक है, और सिख, ठीक है। तो दीज आर द मेन रिलीजन, मेन ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी जो रहते हैं। तो कहा जाता है ऐसे ही इस क्षेत्र की चर्चा में जब जो अफगानिस्तान, म्यांमार को भी शामिल, मतलब बाद में म्यांमार को भी ऐड कर दिया गया है, और मालदीव भी हमारा इसमें ऐड हुआ है, ठीक है। अब मेन पॉइंट ऑफ क्या है इसके अंदर, जो लास्ट लाइन देखेगा आप, दक्षिण एशिया के विभिन्न देशों की एक जैसी प्रणाली, मतलब साउथ एशिया के अंदर क्या है, सबसे मेन चीज, साउथ एशिया के अंदर, सार्क के अंदर एक जैसा पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है। दे हैव मैनी प्रॉब्लम्स, मैनी चैलेंजेस इन द साउथ एशियन कंट्रीज। So what is the challenges? What are the issues? बॉर्डर को कॉन्फ्लिक्ट लेकर है, किसको है, बॉर्डर को लेकर। इंडिया एंड श्रीलंका, ब्रिटिश, दे रिलीव फ्रॉम द ब्रिटिश, कहाँ से आज़ाद हुए वो, ब्रिटिश से, और दे हैव अ डेमोक्रेटिक कंट्री फ्रॉम जब से और अभी तक है। बट इफ वी टॉक अबाउट टू द पाकिस्तान, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड बांग्लादेश बांग्लादेश में जो है लोकतांत्रिक और सैनिक दोनों ही है, मतलब कि वहाँ पर डेमोक्रेटिक और कौन सी है, मिलिट्री रूल्स, ठीक है, बोथ। और कहा जाता है कोल्ड वॉर के बाद से ही बांग्लादेश में लोकतंत्र कायम हो पाया है, मतलब कोल्ड वॉर जब स्टार्ट हुआ है उसी के बाद से क्या हुआ है, बांग्लादेश में डेमोक्रेसी आई है। क्योंकि आपने देखा होगा 1971 में शेख मुजीबुर रहमान आ तो गए थे, फिर लेकिन क्या कहते हैं, शेख मुजीबुर, हाँ, अवामी लीग के पार्टी के नेता थे, और उसके बाद अशरफ कुछ करके थे, वो भी आए थे। तो मतलब वहाँ भी सिचुएशन ऐसी चलती रही जो कि ठीक नहीं थी। लेकिन जब 1991 के बाद शीत युद्ध जब ख़त्म हो गया, कोल्ड वॉर हमारा कब तक चला, 1991 तक ही चला ना, तो उसके ख़त्म होने के बाद ही वहाँ पर क्या हुई, डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश्ड हुई, मतलब कि पूर्ण रूप से वहाँ पे सही चलने लग गई, ठीक है।
और जिस टाइम पे शीत युद्ध चल रहा था उसी समय उसके अंदर लोकतंत्र भी कायम हुआ, क्योंकि 1971 का टाइम पीरियड वो शीत युद्ध का टाइम पीरियड है, क्योंकि 45 से लेकर 1991 तक का टाइम पीरियड क्या है, शीत युद्ध का ही टाइम पीरियड है। इसके अलावा पहली सरकार अगर हम बात करते हैं वहाँ पर पाकिस्तान में शीत युद्ध के बाद सालों में लगातार 2 लोकतांत्रिक सरकार बनी। पहली सरकार किसकी थी, बेनजीर भुट्टो की, दूसरी नवाज शरीफ की बनी थी, ठीक है। फिर 2008 में लोकतांत्रिक शासन फिर से आया वहाँ पर। 2006 में नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र था 2006 तक, ठीक है, याद रखना। और खतरा बराबर बना रहता था, राजा अपने हाथ में कार्यपालिका की सारी शक्तियाँ लेगा, मतलब सारी पावर किसके पास होगी, राजा के पास होगी। तो दक्षिण एशिया के 2 छोटे देश में से ऐसे बदलाव हमें मिले हैं। भूटान 2008 में संवैधानिक राजतंत्र था, भूटान के अंदर भी सेम कंडीशन थी, फिर भूटान की भी स्थिति क्या हुई, सुधार हुई। अब आते हैं हम आगे, मालदीव जो कि हमारा 1968 में गणतंत्र बना, मतलब रिपब्लिक बना, और वहाँ पर 2005 में मालदीव की संसद बहुल प्रणाली को अपनाया गया, और वहाँ पे MDP ने 2018 में चुनाव में जीत हासिल की। MDP पार्टी है मालदीव पीपल्स पार्टी है, मालदीव पीपल्स डेमोक्रेटिक, MDP, हाँ, मालदीव डेमोक्रेटिक पार्टी। तो ये कुछ हमारे हैं दक्षिण एशिया के, जो ये आपकी तालिका दी गई है कि किस तरीके से किस किस देशों में, जो दक्षिण एशियाओं के देशों में किस तरीके से विकास कैसा है, कौन से जीती है पार्टियां, उन सभी के बारे में ये डेटा शो किया गया है। अब चलिए पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र। पाकिस्तान में सेना और लोकतंत्र मतलब भाई पाकिस्तान के अंदर क्या है, पाकिस्तान के अंदर जो सेना मतलब मिलिट्री और डेमोक्रेसी कैसी रही, तो मैं आपको बता दूं। सबसे पहले जो उसकी जो बागडोर है, मतलब जो उसका पूरा जो देख रेख थी, जो संविधान बनाने के बाद जनरल अयूब खान ने अपने हाथों में ली थी, और उसके कुछ समय बाद ही लोगों को भड़काया गया, लोगों को अगेंस्ट किया गया, और उसके बाद क्या हो गया, वहाँ पे किसके पास आ गई पावर, याहिया खान के पास। किसके पास आई बेटा, याहिया खान। याहिया खान कौन थी, याहिया खान एक मिलिट्री रूल्स की क्या थी, लीडर थी, जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री रूल्स को कायम रखा काफ़ी लंबे समय तक। और जिस टाइम पे याहिया खान पाकिस्तान की प्रधानमंत्री, वो सैनिक शासन थे, उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हुआ था, वॉर हुआ था 1971 वाला। और उस समय हमारा और दोनों बात क्या है कहने की मतलब कि उस समय जो भारत की जो महिला थी प्रधानमंत्री, और वो वॉर जीत गई थी, और इसी वजह से दोबारा से कांग्रेस आ गई थी। क्लियर है। बांग्लादेश में 71 में भारत के साथ पाकिस्तान का युद्ध हुआ, मतलब क्या हुआ अभी आपको बताया मैंने, और जिसके कारण क्या हो गया, पाकिस्तान 2 टुकड़ों में बंट गई, पूर्वी और एक पश्चिमी। पश्चिमी पाकिस्तान को मेन पाकिस्तान माना गया, और पूर्वी पाकिस्तान को बांग्लादेश का संज्ञा दे दी गई। क्लियर है, कोई डाउट? तो 1 नंबर का क्वेश्चन आपका यहीं से बन जाता है, बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद पाकिस्तान में जुल्फी अली कार भुट्टो के नेतृत्व में एक निर्वाचन सरकार बनी, फिर दोबारा से डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आई। 1971 से लेकर 77 तक कायम रही, और 71 में जियाउल हक दोबारा से आए, जो कि मिलिट्री रूलर्स थे, जिन्होंने क्या किया, दोबारा से सरकार को गिरा दिया। तो जियाउल हक क्या थे बेटा, मिलिट्री रूलर्स थे। क्या थे, मिलिट्री, मतलब कि सैन्य शासन। तो आप देखोगे कई बार जब से हमने बेनजीर भुट्टो से लेकर याहिया खान, जुल्फी अली कार भुट्टो, जियाउल हक, तो इस तरीके से आपने देखा कि भाई कई सैन्य शासन है, कई क्या है, लोकतांत्रिक सरकार है। तो इसके अंदर क्या देख रहे हैं कि हम कि डेमोक्रेसी जो है, लोकतंत्र है, वो अस्थिर नहीं है। स्थिर का मतलब वो लंबे समय तक नहीं है। कभी भाई लोकतांत्रिक सरकार आ रही है, तो कभी क्या आ रही है, डेमोक्रेटिक आ रही है, डेमोक्रेटिक, या तो फिर कभी मिलिट्री। ठीक है, इस तरीके से स्टेबल नहीं है। तो जानते हैं पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक स्टेबल क्यों नहीं है। ठीक है,
डेमोक्रेसी स्टेबल ना होने के उसके बहुत सारे कारण हैं पाकिस्तान के, और उसकी वजह क्या है आज वही जानेंगे हम। तो चलिए हम जानते हैं सबसे पहले उसकी वजह। ये जो पिक्चर भी शो की गई है यही दिखाया गया है कि किस तरीके से सैन्य शासन, देखोगे आप यहाँ पर, ये डेमोक्रेटिक, फिर क्या है ये मिलिट्री, फिर मिलिट्री, फिर डेमोक्रेटिक, फिर मिलिट्री, फिर डेमोक्रेटिक। क्लियर है? पाकिस्तान में लोकतांत्रिक, पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेटिक जो रूल्स हैं ना होने के क्या कारण है? क्योंकि बोलते हैं वहाँ पर सेना का प्रभुत्व, मतलब कि मिलिट्री का क्या है, बहुत ज़्यादा मेजोरिटी है और उनका दबदबा है वहाँ पे। दैट्स वाई वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ पे स्टेबल नहीं रहती। सेकंड हमारा क्या है, इन देशों को उस आतंकवाद से डर लगा रहता है जिसमें विश्वव्यापी इस्लामी आतंकवाद है, और कहा जाता है इसके अंदर स्टेबल ना होने के मेन कारण सुन लो अब। सबसे पहले मिलिट्री, दूसरा धर्मगुरु, रिलीजियंस जो होते हैं जो कि चेंज करवाते हैं, ट्रांसफर, दूसरा क्या है लैंड ओनर्स, और क्या है इन सभी का क्या है मेन दबदबा है, क्या है इन सभी का मेन कंट्रोल है वहाँ पे। तो जिसकी वजह से क्या है वहाँ पर कभी भी डेमोक्रेसी स्टेबल, पूछा है पाकिस्तान में लोकतंत्र अस्थिर ना रहने के किन्हीं 4 कारणों की व्याख्या कीजिए। डिस्क्राइब द 4 फंक्शन वाई द डेमोक्रेसी इज नॉट स्टेबल इन द पाकिस्तान। डिफाइन इन योर 4 वर्ड में बता दीजिए, 4 रीज़न बता दीजिए क्यों। क्योंकि भाई यहाँ पर क्या है, गवर्नमेंट जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट स्थिर ना रहने के पहले क्या है मिलिट्री, क्योंकि पाकिस्तान के मोस्ट ऑफ जो पॉपुलेशन है वो मिलिट्री के कंट्रोल में है और धर्मगुरु के कंट्रोल में एंड लैंड ओनर्स के कंट्रोल में है। इसी वजह से कई बार निर्वाचित सरकार को क्या कर, मतलब जो इलेक्टेड जो गवर्नमेंट होती है उसको भी क्या कर दिया जाता है, डिमोलिश, मतलब कि गिरा दिया जाता है। क्लियर है? इसके अलावा इसी वजह से सेना समर्थक समूह, और इसी वजह से क्या है वहाँ पर जो मिलिट्री है काफ़ी ज़्यादा क्या है स्ट्रांग है। तो जिस देश के अंदर मिलिट्री रूल्स होते हैं तो उस देश के अंदर कभी भी लोकतांत्रिक सरकार आना मुश्किल है। एक जगह और भी है, बताओ कोरिया के अंदर कौन सा कोरिया है? ठीक है, कौन है? चिंगजुंग, क्या नाम है? कौन है वो पता है? वो अपने साथ पोर्टेबल पॉटी भी ले, वो जो होता है ना बाथरूम लेके जाते हैं अपने साथ, पोर्टेबल बाथरूम। तो यहाँ पे हमने जाना कि पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी स्टेबल ना होने के क्या कारण हैं। तो हमने बताया भूस्वामी और ये सारे जितने भी जो हमारे जो लोग हैं वो क्या हैं, मोस्ट ऑफ इन्हीं की वजह से क्या है यहाँ पर नहीं रहती स्टेबल। अगला, राजनीतिक दलों के स्वार्थ साधन और लोकतंत्र की घमाचोड़ी पाकिस्तान में सुरक्षा खतरे की पड़ी, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर बेहतर पोजीशन नहीं है, इसी वजह से क्या है यहाँ पर हमेशा मिलिट्री और डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रहती है। क्लियर है? नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बांग्लादेश। डेमोक्रेसी इन बांग्लादेश। एज यू नो बांग्लादेश इज ऑल्सो द नोन एज, बांग्लादेश को किस नाम से जाना जाता है? ईस्टर्न पाकिस्तान। बिफोर द 1971, 1971 से पहले बांग्लादेश जो था क्या था? पूर्वी पाकिस्तान था, और वो आज़ाद कब हुआ? 1971 में। कहा जाता है यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ के जो यहाँ पर जो मोस्टली जो लोग हैं, आबादी जो है यहाँ की वो बंगाली है। क्या है? बंगाली। अब यहाँ पे क्या है, पश्चिमी पाकिस्तान, जैसे मान लो मैंने भी आपको बताया पाकिस्तान 2 थे, एक तो वेस्टर्न और एक क्या है ईस्टर्न। तो वेस्टर्न पाकिस्तान का जो मेन पाकिस्तान है वो यहाँ पे क्या करना चाह रहे थे? कंट्रोल करना चाह रहे थे। क्या करना चाह रहे थे? कंट्रोल। मतलब यहाँ पर वो उर्दू लैंग्वेज इम्पोज करना चाह रहे थे, लेकिन बंगाली लोगों ने उसे डिने कर दिया। क्या कर दिया? इनकार कर दिया। इस वजह से क्या हुआ, तो वॉर होने की स्थिति आ गई, और उसी कारण से वॉर हुआ। और उसमें क्या हुआ, उस समय जो सपोर्ट किया जो जनसंघ लोगों के
मूवमेंट को जो आगे लेकर आए वो कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान। कौन थे? शेख मुजीबुर रहमान, जो कि क्या थे? जिनकी खुद की पार्टी थी अवामी लीग। क्या थी? और उन्होंने डिमांड रखी थी ईस्टर्न पाकिस्तान को क्या दिया जाए? एटोनॉमी दे दी जाए। क्या दे दी जाए? एटोनॉमी, मतलब कि स्वायत्ता दे दी जाए। क्या दे दी जाए? स्वायत्ता, मतलब बंगाली लोगों के लिए अलग राष्ट्र बना दिया जाए। तो लेकिन भाई उसकी बातों को इनकार कर दिया गया। अवामी लीग 1971 में सारी सीटों पर जीत भी गई थी, लेकिन उनकी सरकार को डिसमिस कर दिया गया, उसे समझा नहीं गया। और याहिया खान उस टाइम पे थी पाकिस्तान की लीडर, है ना। मिलिट्री रूल तो वही चला सकते भाई। लड़की तो एक ही थी भाई। अब सुनिए आगे। अगला सरकार ने, और कहा जाता है यहाँ पर, जब ये देखो ये पेंटिंग है हमारी बांग्लादेश की, और आप देखोगे बांग्लादेश के अंदर जब 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ और उसके अंदर वो बांग्लादेश आज़ाद हो गया, और बांग्लादेश के अंदर बहरहाल 1975 तक शेख मुजीबुर रहमान में संशोधन कराए, और उन्होंने क्या किया? सारी पार्टी को डिसमिस कर दिया। ये सबसे बड़ा उनके लिए गलत कदम था। किसके लिए? शेख मुजीबुर रहमान के लिए। शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश के अंदर सारी पार्टी को ख़त्म कर दिया, और दूसरा क्या हो गया? अगस्त में बगावत हुई, और उसके कारण क्या होगा? शेख मुजीबुर सेना के हाथों क्या हो गए? मारे गए। नई सरकार आई किसकी? जियाउर रहमान। किसकी आई? जियाउर रहमान, जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी बनाई और 1979 तक चुनाव में विजय रही। जियाउर रहमान की हत्या के बाद फिर कौन आ गए? इरशाद। कौन आए? इरशाद। तो इस तरीके से वहाँ भी क्या हुआ? लोकतंत्र और मिलिट्री शासन चलता रहा। क्लियर है? नेपाल में लोकतंत्र। अब भाई डेमोक्रेसी की हम बात करें तो डेमोक्रेसी तो हमारा नेपाल के अंदर था ही, लेकिन डेमोक्रेसी नेपाल के अंदर जब था तो वो आया कब? क्योंकि वो पहले से लोकतांत्रिक देश नहीं था, वो डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं थी। तो आखिर में वो बनी कब? तो भाई वो पहले क्या थी? राजतंत्र थी। क्या थी? राजतंत्र। और हम आज भी जानते हैं वो क्या? हिंदू राज्य के अतीत का माना जाता है। आज भी वहाँ पर जो नेता हैं कई बनते हैं तो वो हिंदू ही बनते हैं। और कहा जाता है ये नेपाली एक ऐसा देश है जो कि आज तक कभी किसी का गुलाम नहीं हुआ। हमारे और नेपाल के साथ मैत्रिक संबंध है। क्या है? मैत्रिक। क्योंकि हम नेपाल जाते हैं तो किसी प्रकार का वीज़ा नहीं लगता। अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि नेपाल के अंदर राजतंत्र से लोकतंत्र किस तरीके से आया। बोलते हैं राजनीतिक पार्टियों ने एक मजबूत लोकतंत्र समर्थन आंदोलन की चपेट में आकर राजा ने 1990 में नए लोकतांत्रिक संविधान की मांग की। राजा लोगों ने ही। नेपाल में लोकतांत्रिक सरकारों का कार्यकाल बोला जाता है छोटी समस्याओं से भरा हुआ था। 1990s में माओवादी नेपाल के अनेक हिस्सों में अपना प्रभाव, मतलब नेपाल के अंदर जो पूरा कंट्रोल था अधिकतर पार्ट में किसका था? माओवादी का। और माओवादी राजा और सत्ताधारी अभिजन के खिलाफ थे। माओवादी राजा, जो माओवादी थे वो किसके खिलाफ थे? राजा और सत्ताधारी, जिसके पास पावर थी। इस वजह से राजा की सेना और माओवादियों के बीच कौन सा युद्ध हुआ? गोरिल्ला वॉर। याद रखना, आया है क्वेश्चन, बहुत पहले आया था भाई। कौन सा वॉर? गोरिल्ला वॉर। किसके बीच में हुआ? माओवादी और राजा नेपाल के। ठीक है। 2002 में राजा ने संसद को भंग कर दिया, सरकार को गिरा दिया राजा ने। फिर 2006 में फिर क्या हुआ? देशव्यापी लोकतंत्र समर्थन तैयार हुआ। लोगों ने संघर्ष करना शुरू कर दिया और मांग करना शुरू कर दी। और उसी के बाद क्या हुआ? 2008 में धीरे धीरे वहाँ पर लोकतंत्र की ओर। 8 में नेपाल में राजतंत्र खत्म हो गया और उसके बाद लोकतांत्रिक सरकार आ गई। ठीक है। लास्ट में देखिए इस पॉइंट में दिया गया होगा। और 2015 में नेपाल ने नया संविधान तैयार किया। नेपाल ने भाई बहुत बार ट्राई किया है संविधान। ये लग रहा था उसकी तरह था भाई, इसकी तरह यूरोपियन यूनियन की तरह, है ना।
बेचारे ने भी बहुत बार ट्राई किया था, क्या करें।